हेलो, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में एलीट थियरी अभिजन सिद्धांत के जो बचे हुए थिंकर हैं वो करेंगे। इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिचेल्स को पढ़ा था। आज हम स्पेन के जॉर्ज ओर्टेगा वाई गैसेट, जिनकी पुस्तक का नाम द रिवोल्ट ऑफ मासेज 1932 में ये पुस्तक आई थी, उन्होंने क्या कहा था। गैसेट अक्सर नेट में पूछे जाते हैं। गैसेट ने कहा कि कोई भी राष्ट्र महान तभी होता है जब उसकी जनता कुछ चुने हुए लोगों को अपनी शक्ति का अपना प्रतीक मान लेती है और अपने उत्साह से उनको समर्थन करती है। देखिए, ये विचार है, ये विचार यही कह रहा है कि कुछ एक लोगों के पीछे जनता को अपनी सारी शक्ति संजो देनी है। तो इनके कुछ एक लोगों के शासन का जो समर्थन है वह गैसेट ने इस आधार पर किया कि राष्ट्र की महानता या राष्ट्र की आत्मा है एक तरीके से वो इलीट, और जनता को चाहिए कि वह उन्हें समर्थन दे। अभिजन के गुण, गैसेट ये मानते हैं कि व्यक्तिगत गुण तो होते ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत गुण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक ऊर्जाएं, यानी वो सामाजिक ऊर्जाएं जो जन साधारण उनमें प्रतिस्थापित करता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन से थिंकर ने सोशल एनर्जी को इतना महत्वपूर्ण माना, आंसर होगा गैसेट्स। गैसेट्स कहते हैं कि राष्ट्र है, यानी राष्ट्र क्या है, वह अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा ही संरचना प्राप्त करता है। यानी राष्ट्र क्या है, वह जो अल्पसंख्यक वर्ग उसे सूचना प्रदान करते हैं, वह अल्पसंख्यक वर्ग उसे संरचना प्रदान करता है, वह राष्ट्र है। उसका कानूनी स्वरूप भले ही कोई हो, लेकिन उसकी समस्त गतिविधियों का संचालन यह अल्पसंख्यक वर्ग या इलीट करते हैं। अल्पसंख्यक के प्रभुत्व के नियम की तुलना, यानी इनका जो रूल प्रभुत्व है वह सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है, यह वैसे ही है जैसे भौतिक विज्ञान का घनत्व का नियम है, यानी अकाट्य है, ये एक रूल है, ऐसा गैसेट ने कहा। गैसेट ने कहा क्रांतियां कब होती है कि जब शासक वर्ग अयोग्य और भ्रष्ट हो जाए तो जन साधारण विद्रोह कर देता है, लेकिन यह विद्रोह जन साधारण की एलीट के शासन के प्रति नहीं, बल्कि एक नया एलिजिबल एलीट ढूंढने के लिए होती है। यानी वो एलीट के शासन का विरोध नहीं करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें अल्पसंख्यक से शासित नहीं होना है, वो ये कहते हैं कि जो एलीट शासन कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, हमें न्यू एलीट चाहिए। तो क्रांतियों को एलीट ने कहा कि क्रांतियां हैं, क्रांतियों का इतिहास रहा है, क्रांतियां आगे भी होती रहेंगी, लेकिन क्रांति होना इस बात का प्रतीक नहीं है कि व्यवस्थाएं हैं वो एलिटिस्ट है और उनके विरुद्ध ये क्रांति है। गैसेट ये कहते हैं कि क्रांतियां होती है वो नए एलीट ढूंढने के लिए होती है। और समाज और राष्ट्र का पतन कब होता है, गैसेट कहते हैं कि समाज में जब योग्य अल्पसंख्यक वर्ग ना रहे या बहुसंख्यक में उनके आदेशों की अनुपालना की निष्ठा ना रहे तो वह समाज नहीं रहता। ये एक तरीके से माइंड वॉश की तरह है अभिजन सिद्धांत की, जो जनता को अभिजनों की आदेशों की अनुपालना की सीख देता है। जब किसी राष्ट्र की जनता यह मानने लगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के बिना वह काम चला सकती है तो राष्ट्र की अवनति तय हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से जो बाबा लोग उपदेश देते हैं, वैसे गैसेट ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्र की जनता ये मानने लग जाएगी कि उसे अल्पसंख्यक वर्ग के बिना ही वह काम चला लेगी तो समझिए कि राष्ट्र का पतन हो जाएगा। गैसेट ने इतिहास को दो युगों में बांटा, एक कुलीन तंत्र उभरने का युग जिसे उसने प्रगति से जोड़ा कि भी वह युग जिसमें कुलीन तंत्र होता है तब प्रगति होती है, और अगर कुलीन तंत्रों का विघटन होता है तो समाज के टूटने का पर्याय माना, यानी उस युग में समाज में बिखराव आते हैं। तो ये चार तरह के क्लासिक में हमने
4 तरह के जो विश्लेषण थे वो पढ़े। मनोवैज्ञानिक में हमने पढ़ा, संगठनात्मक में पढ़ा, और बाकी 2 अर्थ में उसमें बर्नहाम को नहीं पढ़ा, और इसमें गैसेट्स को भी पढ़ा, रॉबर्ट मिचेल्स को पढ़ा, मोस्का को पढ़ा। अब हम बहुल अभिजनवादी जो विचारक हैं उनको देखते हैं। बहुल अभिजनवादी विचारक वो हैं जो शक्ति को संस्तृत अथवा एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं मानते। देखिए, हमने देखा था कि क्लासिकल थे, उनको संस्तृत सिद्धांत भी कहा जाता है, जो शक्ति को संस्तृत मानते हैं। जबकि बहुलवादी हैं वो ये मानते हैं कि एक हाथ में केंद्रित नहीं होती, यह इसके स्वरूप होता है वो बहुलात्मक होता है। राजविज्ञानियों ने अपने अनुशासन की रक्षा के लिए इसे विकसित किया, यानी अन्य विषय व अनुशासन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तुओं में हस्तक्षेप कर रहे थे, तब बहुलवादियों ने अभिजनवाद का विकास किया। इस विचार के विकास का श्रेय मिल्स के शक्ति विश्लेषण, मिल्स ने अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है या ब्रिटेन का जो इस्टेब्लिशमेंट की जो अवधारणा थी, उनका जो अध्ययन था, उस अध्ययन से यह विचार इस्टेब्लिश हुआ। यह मानता है कि शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में केंद्रित नहीं है, शक्ति के बहुल स्रोत हैं, यानी स्रोत भी कई हैं जो स्तरीय हैं, परिवर्तनशील हैं, ये भी फिक्स नहीं है, और अनेक प्रतियोगी केंद्रों में अवस्थित होते हैं, यानी कोई एक केंद्र नहीं होता। शक्ति का निवास वर्ग या संस्तृत संरचना के बजाय निर्णय निर्माण प्रक्रिया में होता है। देखिए, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शक्ति का निर्धारक मानते हैं। डहेल ने हु गवर्न्स नाम की पुस्तक में इसी चीज़ का अध्ययन किया कि किस प्रकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शक्ति अवस्थित होती है। शक्ति स्थायी रूप से किसी संरचना में रहने की बजाय विभिन्न विवादों और समस्याओं के बदलते हुए स्वरूपों के साथ अलग अलग हाथों में केंद्रित होती है, यानी शक्ति एक वर्ग की नहीं होती, कई वर्गों में होती है, और ये वर्ग भी बदलते रहते हैं। शक्ति विश्लेषण का आधार सामाजिक स्थिति की बजाय भूमिका को माना है, यानी महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई वर्ग है उसकी सोशल सब कुछ है, वो सोशल पोजीशनिंग ही महत्वपूर्ण नहीं है, रोल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौर में प्लूरलिज्म का विकास कैसे हुआ, उसने भी सिद्धांत के विकास को प्रभावित किया। प्रारंभ में एफ वेंटले 1908 तथा डेविड ट्रूमैन ने 1951 में पुस्तकें लिखी, जिनका अमेरिकी राजनीति को इन्होंने बहुलवादी पाया। इन्होंने कहा कि जो एलिटिस्ट मानते हैं या अन्य विचारक मानते हैं कि अमेरिका में शक्ति है वो किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में है, ऐसा नहीं है। इन्होंने यूएसए की राजनीति को बहुलवादी पाया और बताया कि विभिन्नीकृत समाजों में सार्वजनिक प्रबंधन अनेक व्यक्तियों तथा निकायों द्वारा किया जाता है। रॉबर्ट डहेल विश्लेषण करने वालों में अग्रणी थे, जैसे अभी पढ़ा हमने, हु गवर्न्स नामक पुस्तक में उन्होंने यही अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिकी शहर न्यू हेवन की राजनीति, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, न्यू हेवन की राजनीति में अल्प तंत्र से बहुल तंत्र की ओर विकासमान प्रवृत्ति का आनुभाविक विश्लेषण किया। अल्प तंत्र यानी जो ये मानता है कि सत्ता है वह एक वर्ग विशेष में है, और बहुल तंत्र जो ये मानता है कि सत्ता कई वर्गों में है। डहेल ने विभिन्न समस्या क्षेत्रों में अलग अलग अभिजन पिरामिडों को पाया, यानी अभिजन है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अभिजन पिरामिड बने हुए हैं। अभिजन की बजाय राजनीतिक नेतागण शब्द का प्रयोग रॉबर्ट डहेल ने किया। ये शक्ति पिरामिड पृथक होते हैं लेकिन असंबद्ध नहीं। पृथक यानी अलग अलग वर्ग के अलग अलग शक्ति पिरामिड हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यानी असंबद्ध अभिजन नहीं होते। इनमें कोई व्यक्ति है उसका पोजीशन यहाँ भी हो सकती है लेकिन दूसरे पिरामिड में भी हो सकती है। डहेल, रेमंड, एरन ने अभिजन वर्गों की स्वायत्तता को प्रजातंत्र की मात्रा का आधार माना, यानी उनका ये कहना कि चूंकि हर वर्ग के
हर संस्था के, हर प्रकार के धंधे के अपने अभिजन हैं और इन अभिजनों में सत्ता स्थानांतरित होती रहती है और ये होना एक तरीके से जनता का शासन में योगदान के बराबर है, यही लोकतंत्र है। स्कॉट ने लैटिन अमेरिकी देशों में एकीकृत शक्ति अभिजनों का अस्तित्व का अध्ययन किया। पुस्तक का नाम था एलीट्स इन लैटिन अमेरिका। देखिए, जो अच्छा काम है वो पुस्तकें, और इन पुस्तकों का स्कोप क्या है, यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे डहल ने न्यू हेवन शहर का अध्ययन किया, वैसे ही स्कॉट ने लैटिन अमेरिकी देशों में अध्ययन किया था। प्लाइड हंटर ने रेपुटेशन की धारणा का विकास किया। ये वो कुछ क्वेश्चन है जो एज इट इज़ ऐसे आ सकते हैं कि रेपुटेशन की धारणा का प्रयोग किसने किया? प्लाइड हंटर ने। रॉबर्ट प्रेस्थस की पुस्तक मैन एट द टॉप ने अभिजन बहुलात्मक सातत्य, इन्होंने ये माना कि कहीं अभिजन वर्ग तो कहीं अभिजन वर्गीयता का प्रभाव है, यानी ये दोनों सिद्धांतों के बीच में कड़ी का कार्य कर रहे हैं कि जो क्लासिकल है वो ये कहते हैं कि अभिजन एक वर्गीय होता है, बहुलात्मक कहते हैं कि अभिजन कई वर्ग होते हैं। ये कहते हैं कि अभिजन कहीं एक वर्ग तो कहीं बहुवर्गीय यानी अभिजन वर्गीयता होती है। लॉसवेल कहते हैं कि मोस्का का अनुगमन करते हुए अभिजन को उन्होंने राजनीतिक शक्ति वर्ग कहा, पावर एलीट कहा। इस राजनीतिक शक्ति वर्ग में नेतागण के साथ साथ सोशल फॉर्मेशन होते हैं। सोशल फॉर्मेशन वो हैं जिनसे नेतागण आते हैं। इन संगठनों के प्रति निर्दिष्ट समय तक ये लोग अकाउंटेबल होते हैं और जन प्राय असंगठित होता है। लॉसवेल सिलेबस में नहीं है, फिर भी लॉसवेल का जो पावर का वर्क है वह इम्पोर्टेंट है। उनकी पुस्तक का नाम, उन्होंने 8 आधार मूल्यों के आधार पर 8 अभिजन वर्ग माने। उनकी अपनी आस्था विधेयात्मक उदारवादी प्रजातंत्र में व्यक्त की। जहाँ तक अभिजनों के प्रकार की बात है, टाइप की बात है, वो हमने देखा था। जैसे पेरेटो ने इलीट एंड नॉन इलीट, फिर इलीट में रूलिंग इलीट एंड नॉन रूलिंग इलीट में बांटा। मोस्का ने इलीट और नॉन इलीट में बांटा। टीबी वाटोमोर ने 3 को माना, बुद्धिजीवी, प्रबंधक और नौकरशाह। एडवर्ड सील्स ने विकासशील देशों में इलीट का अध्ययन किया। देखिए, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना, पुस्तक का स्कोप महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज में इलीट्स का अध्ययन है वह किसने किया? एडवर्ड सील्स ने। और उन्होंने 5 प्रकार के अभिजन माने: वंश परंपरागत, क्रांतिकारी, मध्यम वर्गीय, औपनिवेशिक प्रशासक और राष्ट्रीय नेता। एरन ने भी एक अध्ययन किया और उन्होंने एडवर्ड सील्स वाली लिस्ट में सैनिक तथा ग्रामीण अभिजनों को भी जोड़ने का आग्रह किया, यानी 5 + 2 7। अब प्रश्न यह है कि क्या अभिजन हैं, अभिजनवादी हैं, वो फांसीवादी हैं? तो हम एक एक का देखते हैं कि किस कारण से वो फांसीवादी नहीं है। जैसे पेरेटो के विचार में फांसीवादी तत्व कौन से हैं? पेरेटो ने अल्पसंख्यक वर्ग का प्रभुत्व को स्वीकार किया, हिंसा को न्यायोचित ठहराया, समाजवाद, शांतिवाद और मानववाद से उसने घृणा की। लोकतंत्र उसकी नज़र में भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडागर्दी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रगति के विचार में भी अनास्था व्यक्त की। तो ये सारे तत्व फांसीवादियों से उनके कॉमन हैं, यही फांसीवादी मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो फांसीवादी नहीं है, क्योंकि पेरेटो ने हड़ताल के अधिकार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य की गवेषणा के लिए जरूरी है। यही सत्य के लिए ही जे.एस. मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया था। मोस्का, जो मोस्का हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं लेकिन फांसीवादी नहीं हैं। आदर्शवाद और मानववाद का पेरेटो जितनी नफरत उनके मन में नहीं है, बल के भी वो नग्न रूप का समर्थक नहीं है। युद्ध का बचाव भी वो जनसाधारण की निष्क्रियताएं सिर्फ इसलिए करते हैं। मोस्का ने वैधानिक प्रशासन का समर्थन किया और वैधानिक जो प्रशासन होता है वह मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैधानिक प्रशासन को भी उन्होंने स्वतंत्रता के संरक्षण के कारण सही माना, अच्छा माना।
और लोकतंत्र का विरोध भी उन्होंने इस आधार पर किया कि यह स्वतंत्रता का शत्रु हो जाती है, क्योंकि संपत्तिहीन बहुसंख्यक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व यह करता है। यानी एक तरीके से स्वतंत्रता डिजायरेबल है, अभीष्ट है, जिसे मोस्का प्राप्त करना चाहते हैं। जब स्वतंत्रता की स्थापना कोई विचारक करना चाहेगा तो वह फांसीवादी नहीं हो सकता। तो मोस्का फांसीवादी नहीं है। मिचेल्स समाजवाद के कट्टर विरोधी थे, लेकिन लोकतंत्र के नहीं। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वह एलिटिस्ट थियरिस्ट जो लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स। लोकतंत्र को इन्होंने सबसे कम बुराई के शासन के रूप में स्वीकार किया। वंशगत राजतंत्र को तो उन्होंने भीड़ तंत्र की निकृष्टतम तानाशाही से भी अधिक निकृष्ट माना। यानी भीड़ तंत्र की निकृष्टतम तानाशाही है, उससे भी बुरा है वंशगत राजतंत्र। आदर्श उनकी नज़र में कौन सा है? वह प्रशासन आदर्श है जिसमें सत्ता सद्गुणी और बुद्धिमानी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में हो। लेकिन यह वो कहते हैं कि संभव नहीं है। तो फिर संभव क्या है? संभव है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, तो इसके लिए वो सुझाव देते हैं। सुझाव क्या देते हैं? कि एजुकेट करो लोगों को। कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? जनता में चरित्र का अभाव होता है, मूर्खता होती है, निस्सहायता होती है। इसलिए उनको शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाओ और एक ऐसी अल्पसंख्यक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला एक वर्ग विकसित हो। यानी जो एलिटिस्ट टेंडेंसी है उनको कंट्रोल करने वाला एक क्लास का निर्माण हमें करना चाहिए। मिचेल्स को एसपी वर्मा मिचेल्स के बारे में क्या कहते हैं कि मिचेल्स कल्पना के संसार में खोया क्रांतिकारी अथवा पैतृक अधिकार में विश्वास रखने वाला वैज्ञानिक था। अभिजनवाद और लोकतंत्र कि हमने देखा कि अभिजनवाद का क्या अभिजनवाद फांसीवादी हैं। वैसे तो अभिजनवादी लोकतंत्र के साथ जो सामंजस्य स्थापित करते हैं वो एक थियरी है, उसमें मैनहाइम एंड शुम्पीटर मैन थियरिस्ट हैं। लेकिन इन जनरल वो कैसे समन्वय स्थापित करते हैं? पेरेटा और मोस्का के अभिजनवाद का जो मूल उद्देश्य था वह प्रजातंत्रवाद की अस्वाभाविकता पर प्रकाश डालना था, ये हमने देख लिया। और इस बहाने से वो मार्क्सवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार एलिटिस्ट कि जब ब्रिटिश चांसलर लॉर्ड हेल्साम 1971 में भारत आए तो उन्होंने उद्घोषणा की कि अभिजनों की अवहेलना प्रजातंत्र के लिए वास्तविक संकट है। पेरेटो और मोस्का ने दो मूलभूत तथ्यों की तरफ संकेत किया। वो संकेत था व्यक्तियों में स्वाभाविक असमानता और अल्पसंख्यक शासकों की वास्तविकता व प्रजातंत्र नियमों में स्पष्ट विरोध का। तो इन दोनों जो मूलभूत तथ्य हैं जिनकी तरफ पेरेटो और मोस्का बल दे रहे हैं, ये दोनों ही लोकतंत्र और समाजवाद के विरोधी हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली विभिन्न सामाजिक समूहों या बलों को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी होने का अवसर प्रदान करती है और ये समूह महत्वपूर्ण समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका उप अभिजन से निरंतर संबंध बना रहता है और यह परिसंचरण की जो प्रक्रिया है जिसका सर्वप्रथम पेरेटो ने प्रतिपादन किया, लेकिन मोस्का ने भी सहमति जताई, यह एक तरीके से लोकतंत्र का ही पर्याय है। यानी लोकतंत्र में जनता के शासन का एक अल्टरनेट प्रदान करता है। प्रजातंत्र व्यवस्था में अभिजन वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है, शक्ति प्राप्ति के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, शक्तिधारकों को मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होना होता है। मैनहीम ने कहा कि जो इलीट व्यवस्था है उसमें ये जो खुली प्रतियोगिता है, ये अवसर की समानता है, यही लोकतंत्र है। पेरेटो का परिसंचरण हम पढ़ चुके कि किस प्रकार अभिजनों में गुणात्मक पतन की वजह से परिसंचरण होता है। अगर यह धीरे हो जाता है तो व्यवस्था में संतुलन बिगड़ जाता है। अभिजनवादियों ने समाजवाद का खंडन किया। उन्होंने मार्क्सवाद का खंडन इस आधार पर किया कि मार्क्सवाद की जो शासक वर्ग की अवधारणा है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसा बंद शासक वर्ग नहीं होता जबकि परिसंचरण शासक वर्ग में होता है। दूसरा, वर्गहीन समाज को ये संभव नहीं मानते जो मार्क्स का आदर्श है। ये वर्ग की धारणा में श्रेष्ठता के साथ आर्थिक, सैनिक या शक्ति संबंधी गुणों पर विशेष बल दिया। अभिजनवादी लोकतंत्र से तो फिर भी तालमेल बैठा, देखिए लोकतंत्र से तो फिर भी तालमेल बैठा लेते हैं, लेकिन मार्क्सवाद के साथ तो कतई समझौता करने को तैयार नहीं है।
मार्क्सवाद एकल कारणात्मक सिद्धांत है, मोनोकोजल है, यानी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल कारणों को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ अन्य कारण भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे शुम्पीटर, वेबर आदि ने कहा। वेबर के अनुसार मार्क्स ने परिसंचरण, उपवर्गों या समूहों तथा अन्य अनार्थिक कारणों की अवहेलना की है। रॉबर्ट डहेल ने शासन, रूलिंग क्लास मॉडल दिया, पॉलिटिकल लीडर शब्द प्रयुक्त किया, पोलियार्की का विचार दिया। डहेल का पोलियार्की का विचार यही है जो बहुलवादियों का है कि प्रत्येक प्रकार मतलब एक अभिजन वर्ग की बजाय हर प्रकार की समस्या संबंधित क्षेत्र में उनके अपने अभिजन होते हैं, और ये जो अभिजनों के वर्ग हैं ये पोलियार्की कल व्यवस्था कहलाती है, जिसमें शक्ति है वह इनके बीच में रहती है, और शासक अभिजन की बजाय ये नियंत्रण समूह होते हैं जो अल्पसंख्यक भी होते हैं और बहुसंख्यक भी, क्योंकि शासन अभिजन सदैव लघु माने जाते हैं। ये इस पोलियार्की में शक्ति किसी एक वर्ग की बजाय विभिन्न वर्गों में इस प्रकार से बंटी होती है कि अलग अलग पिरामिड होते हैं, यद्यपि पिरामिड के शीर्ष नेताओं के पास में शक्ति होती है। विलियम कॉर्नहोजर इन्हें शक्ति अभिजन की बजाय वीटो ग्रुप्स के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में अभिजन, ये अभिजन जैसा मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, लेकिन मार्क्स के विचारों पर जो साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई, विचारकों ने उन साम्यवादी व्यवस्थाओं को भी अभिजनवादी माना। जैसे एरन ने कहा कि इन समाजों में लोकतांत्रिक समाजों से भी अधिक अल्पसंख्यक यानी इन समाजों में जो अल्पसंख्यक है उनके हाथ में जो शक्ति है वह लोकतांत्रिक समाजों से भी ज़्यादा है। मैक्स वेबर और मिलोवन जिलास ने दल की तानाशाही के कारण इनका विकास माना। वेबलेन और जेम्स बर्नहाम ने प्रबंधकीय क्रांति के संदर्भ में यह बताया कि सत्ता अभिजन वर्ग के हाथ में आ जाती है। तो ये अभिजन वर्ग का मैंने विश्लेषण प्रस्तुत किया, कोशिश की कि सारे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, बुक्स, आइडियाज़, जो महत्वपूर्ण आइडियाज़ हैं उनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा समझाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।